मेरे सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्ते। क्या हाल चाल आप सबके? ऑल गुड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की तैयारियां में 19 एग्जामिनेशन, कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स, सीएमए के स्टूडेंट्स, आपकी तैयारियां जून 19 के एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैंने जैसे आपके साथ वादा किया था, मैं डेली बेसिस के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज का मॉक टेस्ट लेके आपके सामने आऊंगा। एंड उस वादे के अनुसार आज हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट 2 अपनी किताब में से कर रहे हैं। मेरे पीछे आप किताब का कवर देख सकते हैं। ये वाली किताब हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च करी है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की किताब है, भारत पब्लिकेशंस की किताब है। अगर आप इस किताब को परचेज करना चाहते हैं, अपने शहर में अपनी नियरेस्ट बुक स्टोर पे पता कीजिएगा, आपको किताब वहां पे जरूर मिलेगी। और अगर नहीं मिल रही है तो जो नीचे ये नंबर स्क्रॉल कर रहा है, मेरी वेबसाइट का एड्रेस स्क्रॉल कर रहा है, आप उस पे इस नंबर के ऊपर आप डेफिनेटली कांटेक्ट करके हमसे बुक मंगवा सकते हैं। कोरियर चार्जेस आपको एक्स्ट्रा बियर करने पड़ेंगे यहाँ पे। और अब एक गुड न्यूज ये है कि ये वाली जो किताब है, दिस हैज रन आउट ऑफ द स्टॉक। ये किताब इस समय आउट ऑफ स्टॉक है। जो हमारा पहला लॉट बना था अराउंड 1000 बुक्स का, वो सारी के सारी किताबें पहले के 2 दिनों के अंदर बिक चुकी हैं। नाउ वी आर अंडर द रीप्रिंट, और रीप्रिंट आज शाम तक हो जाएगा। अगेन कल से हम लोग अपनी किताबों की डिलीवरीज स्टार्ट कर देंगे। सो देयर हैज बीन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स टू द बुक। एंड साथ साथ में मेरे बेटा, जो हमारे पास ओल्ड सिलेबस की किताब है, वो भी हम कमिंग वीक के अंदर लॉन्च कर देंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ यू पीपल। हाँ, टैक्स के अंदर देयर आर नो चेंजेस फॉर अ सिंपल रीजन कि टैक्स के सब्जेक्ट्स में कोई चेंज नहीं है न्यू एंड ओल्ड सिलेबस में, बारिंग दैट वेटेज ऑफ 60 मार्क्स एंड 50 मार्क्स, 60-40 एंड 50-50, उसके अलावा और कोई बदलाव नहीं है। तो यू विल फाइंड सेम क्वेश्चंस इन दिस बुक एंड द ओल्ड सिलेबस की जो बुक है। लेकिन हाँ, लॉ, ऑडिट, आईटीएसएम, इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर ह्यूज डिफरेंसेस हैं। तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पुराने सिलेबस के स्टूडेंट हैं तो पुराने सिलेबस की किताब लीजिएगा। ये वाली किताब आपको नए सिलेबस की है। यहाँ पे बहुत साफ सुथरे तरीके से हमने लिखा भी हुआ है दैट दिस इज रिलेटेड टू न्यू सिलेबस। मैं इनलार्ज करके दिखा रहा हूं, देखिए मेरे बिल्कुल कंधे के पास में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा न्यू सिलेबस। सो दिस बुक इज फॉर न्यू सिलेबस। और इसी प्रकार से पुराने सिलेबस की किताब भी हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। बाकी बातें और करेंगे साथ साथ में। आइए बेटा, एमसीक्यू का मॉक टेस्ट नंबर 2 हम लोग यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। एंड हियर वी गो विद मॉक टेस्ट नंबर 2। मैं भी सामने से हट जाता हूं, साइड पे आ जाता हूं, और यहां पे मॉक टेस्ट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आराम आराम से होले होले करेंगे। सारे क्वेश्चंस बड़े जबरदस्त, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां पे दिए हुए हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस मॉक टेस्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, Mr. J maintains his books of accounts on the basis of calendar year under the Companies Act 2013 for the previous year 18-19. His assessment year under Income Tax Act 1961 shall be। मेरे बच्चा याद रखिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज 9 इनकम टैक्स एक्ट का है, जो कि बताता है कि आपका असेसमेंट ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। सो 1 अप्रैल से जो ईयर स्टार्ट होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल असेसमेंट ईयर। तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का असेसमेंट ईयर है, अगर प्रीवियस ईयर है 2018-2019। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पे कंप्लीट किया रीजंस के साथ, सेक्शन के साथ। हालांकि आपने अपने एग्जाम के अंदर रीजंस नहीं देने हैं। अभी तक हमारा इंस्टीट्यूट यही कह रहा है कि हम रीजंस नहीं मांगेंगे, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ एग्जाम्स के अंदर सी इंस्टीट्यूट अपनी पॉलिसी को बदल ले। एज ऑफ नाउ मे 19 के एग्जाम के अंदर ना तो नेगेटिव मार्किंग है, ना रीजंस आपने देने हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल पोजीशन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या कहता है? कहता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज लेवेबल ऑन। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किस पे लगता है मेरे बेटा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, दोनों का मिला के जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर। सो आंसर इज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। इसका कोई सेक्शन नहीं है। याद रखिएगा, मैंने अपनी क्लासेस के अंदर भी ये बात कई बार ये बात बोली है, और अब मैं यहां पे फिर बोल रहा हूं। इनकम टैक्स कैलकुलेशंस में जो स्लैब रेट्स हम लोग यूज करते हैं, या जो कंपनी का रेट 30% यूज करते हैं, फॉरेन कंपनी के लिए 40% यूज करते हैं, पार्टनरशिप फर्म के लिए 30% यूज करते हैं, इन सभी टैक्स रेट्स का कोई सेक्शन गिवन नहीं है।
उसके वजह कारण है ये टैक्स रेट्स कभी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर गिवन नहीं है, ये तो हर साल फाइनेंस मिनिस्टर डिटरमिन करता है, फिक्स करता है इन द एनुअल बजट फॉलोड बाय द फाइनेंस बिल एंड द फाइनेंस एक्ट। तो दीज आर गिवन अंडर द फाइनेंस एक्ट and they are never given under the income tax act, and that is the reason slab rates और बाकी के जो टैक्स रेट्स हैं उनका कोई सेक्शन नहीं है। हाँ, इस बात के एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो स्पेशल इनकम्स हैं, कैपिटल गेन्स हैं, कैजुअल इनकम्स हैं, उनके सेक्शंस हैं, क्योंकि उनके जो टैक्स रेट्स हैं वो हमेशा गिवन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो ये आपके पास एक एडेड बात हमारे पास आ गई। मैं इस तरह की डिस्कशंस आपके साथ करता रहूंगा इन मॉक टेस्ट के अंदर, ताकि आप लोगों को क्लैरिफिकेशंस और ज्यादा मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन 3 कहता है दैट द ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 3200 रुपीज पर मंथ फॉर। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये दिया जाता है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने के लिए। 3200 रुपए का एग्जेम्पशन, पिछले साल तक 1600 का एग्जेम्पशन भी मिलता था जो इस साल से हटा दिया। सिर्फ 3200 रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा। इसका सेक्शन यूज करते हैं हम लोग, सेक्शन नंबर जो अलाउंसेस के लिए हम लोग सेक्शन यूज करते हैं, और रूल नंबर यूज करते हैं रूल नंबर 2BB, और सेक्शन यूज करते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 जो कि अलाउंसेस का सेक्शन है। याद रखिएगा रूल नंबर 2BB में कहा गया कि 3200 रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा। उस किसको ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शंस क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, गलत है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, यह बात भी गलत है। पॉइंट नंबर सी ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय हु इज डेफ, डम, ब्लाइंड और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। डेफ का मतलब जो बहरा है, डम का मतलब जो बोल नहीं सकता है, ब्लाइंड का मतलब जो देख नहीं सकता है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड जिसके बॉडी पार्ट्स में जो मूवमेंट्स होती हैं, बॉडी पार्ट्स के उस मूवमेंट्स में अगर कोई डिफेक्ट है तो ऐसे इंप्लॉयज को मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो आंसर इज सी। डी ऑप्शन दिया हुआ है एम्प्लॉय हु इज फिजिकली हैंडीकैप्ड, आंसर इज नो। फिजिकली हैंडीकैप्ड के अंदर भी उसका डिटेल्स गिवन है। मेरे बेटा हमेशा इस बात का याद रखिएगा, जब कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा हो कि दो आपके करेक्ट आंसर्स हैं, तो उनमें से जो मोस्ट नियरेस्ट टू द करेक्ट आंसर है आप हमेशा वो चूज करते हैं। अगर यहां पे ऑप्शन नंबर सी में कुछ और लिखा होता, जैसे मान लीजिए ऑप्शन सी में लिखा होता दैट एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो फिर मैं ऑप्शन डी चूज कर लेता, क्योंकि वो करेक्ट आंसर के सबसे नजदीक वाला आंसर बन जाता है। क्योंकि यहां पे फिजिकल हैंडीकैप और फिर फिजिकल हैंडीकैप को प्रॉपर डिफाइन किया गया, इस वजह से मैं डी को चूज ना करके सी को यहां पे चूज कर रहा हूं एज माय करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मिस्टर जे हैज एक्वायर्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड on 10th of October 2018 for 15 लाख रुपए। The stamp duty value of the building as on the date of purchase is 15,70,000 रुपए। Income which is chargeable to tax in the hands of Mr. J shall be। मेरे बेटा गिफ्ट का जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2, इसके अंदर इस बार एक अमेंडमेंट हुआ है, और इस बार जो अमेंडमेंट है उसमें 105% के बारे में बात की गई है। मैं पूरी बात नहीं बता रहा हूं आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूं अमेंडमेंट्स आप कर चुके हैं और अमेंडमेंट्स के हिसाब से आपको ये सारी बातें आती हैं। 105% का एक कंसेप्ट यहां पे डिस्कस किया गया है। अगर आपका सेल प्राइस आपके स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के 105% से कम है तो फिर उस केस में चार्ज किया जाएगा गिफ्ट का कंसेप्ट, और 50,000 रुपए का डिफरेंस भी आपको चेक करना होगा। यहां पे जरा 105% कैलकुलेट करके देखते हैं। जो 15 लाख रुपए का अमाउंट है, इस 15 लाख रुपए के अमाउंट का, इस 15 लाख के अमाउंट का मैंने 105% कैलकुलेट किया तो आता है 15,75,000 रुपए। दैट मीन्स अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 15,75,000 रुपए से ज्यादा होता तो गिफ्ट के प्रोविजन अप्लाई करते। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो दिया हुआ है वो 15,70,000 पे दिया हुआ है। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज नॉट मोर देन 5%, क्योंकि वो 5% से ज्यादा नहीं है। इस वजह से गिफ्ट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे और रिसीवर के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो आंसर इज 0, नथिंग इज टू बी टैक्स फॉर द रिसीवर एज ए गिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बताता है, कहता है During the previous year, if the SSC has incurred a loss from his business amounting to 1,10,000 रुपए, where has his income from house property से 1,10,000 रुपए, the SSC can
अब मेरे बच्चे यहां पे मेरा कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुनेगा। हमारे पास यहां पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और मैंने अपनी किताब के अंदर एक कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर आपके पास लॉस आ रहा है और आपके पास इनकम अवेलेबल है सेट ऑफ करने के लिए, तो फिर सेट ऑफ करना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, ऑप्शनल नहीं होता। मान लीजिए अगर आपने सेट ऑफ नहीं किया तो जितना आपके पास इनकम अवेलेबल है उतना लॉस आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स सेट ऑफ इज कंपल्सरी इफ द इनकम इज अवेलेबल। इफ यू आर नॉट डूइंग द सेट ऑफ देन यू आर नॉट अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस। इस एग्जांपल के अंदर आपके पास बिजनेस का लॉस है और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, सेट ऑफ करना कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। सेट ऑफ नहीं करोगे तो लॉस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे आप। तो जरा देखते हैं, ऑप्शंस को एवेल्युएट करके देखते हैं हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा यहां पे। पॉइंट ए, ही कैन कैरी फॉरवर्ड हिज बिजनेस लॉस, नो वे, बिल्कुल नहीं कर सकता। सेकंड, he can set off the business loss of 1,10,000 पे from the house property income and pay no tax. Answer is yes, यही वो करेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। सेकंड, at his own option he can do either A or B. False, कभी भी नहीं, ऑप्शन है ही नहीं उसके पास। D, he will have to pay tax on 1,10,000 पे ignoring the set off loss. Even this is wrong, तो correct answer is B. क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मिस्टर जे इज एन ऑथर ऑफ द बुक्स एंड ही omitted टू क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D एंड 80QQB from his GTI while submitting ITR on 31st of July 2019, which was a due date for the assessment of 2019-2020. Later on, Mr. J submitted the revised ITR and claimed deduction under 80D and under section 80QQB. सुनिएगा ध्यान से। अगेन इस साल का एक नया अमेंडमेंट है और ये नया अमेंडमेंट हमें बताता है अंडर सेक्शन 80AC के अंदर ये अमेंडमेंट आया है और ये कहता है कि अगर आपने अपनी आईटीआर सबमिट करते समय डिडक्शंस क्लेम नहीं किए तो फिर आप लेटर ऑन रिवाइज्ड आईटीआर सबमिट करके अपने डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब कौन से डिडक्शंस की बात हो रही है, याद रखिएगा बेटा, डिडक्शंस की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। डिडक्शन एक्सपेंसेस के लिए, डिडक्शंस इनकम के लिए और अदर कैटेगरी। यहां पे इनकम से रिलेटेड जो डिडक्शंस है उनके लिए अमेंडमेंट आया। अगर इनकम से रिलेटेड डिडक्शंस हैं जैसे 80QQB है और अगर आपने वो डिडक्शन क्लेम नहीं किया आईटीआर सबमिट करते समय तो बाद में रिवाइज्ड आईटीआर सबमिट करके आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। एक्सपेंसेस में ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सपेंसेस के जो डिडक्शंस हैं जैसे 80D है, जैसे 80C है, इन सभी केसेस में 80AC सेक्शन कहता है कि आप रिवाइज्ड आईटीआर सबमिट करके डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर होगा कि 80QQB का डिडक्शन वो क्लेम नहीं कर पाएगा रिवाइज्ड आईटीआर में, लेकिन हां 80D का वो कर पाएगा। और इससे रिलेटेड हमारे पास अमेंडमेंट आया है, इस साल का नया अमेंडमेंट है अंडर सेक्शन 80AC। मस्ट डू दिस सेक्शन, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इज ऑल टाइम हाई। तो यहां पे हमारे पास आंसर आता है ही विल नॉट बी अलाउड डिडक्शन अंडर 80D एंड 80QQB, नहीं ये गलत है। He will be allowed deduction under 80D but not under 80QQB, तो आंसर B is 100% right। मेरे बेटा ये किताब अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके, या जो नीचे ये टेलीफोन नंबर स्क्रॉल कर रहा है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल कर रहा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना एड्रेस दीजिएगा और हम लोग कोरियर कर देंगे आपको यहां से किताब। और आइए मेरे बेटा यहां से इस किताब में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे जा रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, मॉक टेस्ट नंबर 2। Mr. J and Mr. S are co-owners of the self-occupied property। तो दो बातें यहां पे जरूरी हैं। पहली बात कि ये co-owners हैं, दूसरी बात कि ये प्रॉपर्टी self-occupied प्रॉपर्टी है। फेयर इनफ, आगे पढ़ेगा क्या कहता है? कहता है दे ओन 50% शेयर ईच। मकान की ओनरशिप में दोनों के पास 50-50% की ओनरशिप है। द इंटरेस्ट पेड बाय ईच को-ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन द लोन which was taken for the acquisition of the property during the year 2004। याद रखिएगा लोन लिया था प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। मेरे बेटा याद करो जब मैंने मॉक टेस्ट 1 आपको करवाया था तो मॉक टेस्ट 1 के अंदर मैंने आपको यह बात बताई थी कि अगर प्रॉपर्टी के रिपेयर्स एंड रेनोवेशंस के लिए अगर लोन लिया जाता है तो लिमिट 30,000 की अप्लाई होती है।
लेकिन अगर प्रॉपर्टी के परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम लोग लोन लेते हैं 1999 के बाद, बीजेपी सरकार बनने के बाद, 99 के बाद, तो फिर वहां पे हम लोग 2 लाख की लिमिट अप्लाई करते हैं। कंडीशन है 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए या परचेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। याद रखना मेरे बच्चे, यहां पे एक्विजिशन की बात हो रही है, यहां पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, यहां पे को-ओनर्स की बात हो रही है। आगे पढ़िए क्या कहता है, वो कहता है दैट इंटरेस्ट का अमाउंट है 2,05,000 पे ईच, तो दोनों ने 2,05,000 2,05,000 रुपए का इंटरेस्ट इंकर किया है। इंकर कहा मैंने, अभी डिडक्शन की बात नहीं कर रहे। द अमाउंट ऑफ अलाउबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच को ओनर शैल बी, दोनों को ओनर्स को कितना कितना का डिडक्शन मिलेगा, याद रखिएगा 2,05,000 पे एक का है, तो दोनों को अलग अलग 2-2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। दोनों को अलग अलग 2-2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। आंसर इज सी इन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मिस्टर ए हुज टोटल इनकम इज टोटल सेल्स इज 199 lakhs डिक्लेयर द प्रॉफिट ऑफ 10 लाख रुपीज अंडर सेक्शन 44 AD फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19 असेसमेंट 19-20 ही इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। मेरे बच्चे 199 लाख रुपीस दिया हुआ है, इसका 8% में कैलकुलेट कर रहा हूं ऑन द अजम्पशन कि इसकी सारी सेल्स कैश सेल्स हैं। अगर आप ये जूम करते हैं कि इसकी सारी सेल्स बैंक की सेल्स हैं तो आप 6% कर दीजिएगा। मैंने 199 का 8% कैलकुलेट किया तो वो आता है 15,92,000 रुपए, 15,92,000 रुपए। यहां पे वो अपनी इनकम डिस्क्लोज कर रहा है 10 लाख रुपए, जो कि अलाउड ही नहीं है, क्योंकि इस साल का अमेंडमेंट है आप हमेशा 44 AD की इनकम या फिर आप 10 लाख रुपए विच एवर इज हायर चूज करते हैं। तो इस वजह से यहां पे हम लोग 15,92,000 रुपए लेंगे, क्योंकि वो 44 AD फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से वो यहां पे फॉलो नहीं कर सकता, एक्सेप्शनल केस, और इस वजह से वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में अपना एडवांस टैक्स पे करेगा। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। आंसर इज डी, 8 का डी। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ेगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दैट मिस्टर जे वाज बोर्न इन इंडिया इन 2009, हिज फादर वाज बोर्न इन इंडिया इन 1974, मदर वाज बोर्न इन इंग्लैंड इन 1976। मेरे बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा, सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमारे देश में है, और सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है कि अगर किसी का बर्थ इंडिया में हुआ और बर्थ के टाइम पे अगर उसके दोनों माता पिता दोनों अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो वो बच्चा बाय डिफॉल्ट इंडिया का सिटीजन बन जाता है। इस एग्जाम्पल में जे का बर्थ इंडिया में हुआ, लेकिन उसके माता पिता का बर्थ पिता का बर्थ तो इंडिया में था लेकिन माता का बर्थ इंडिया में नहीं था, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसकी मदर इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बिकॉज मदर इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, द चाइल्ड जे बाय डिफॉल्ट ही कैन नॉट बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में यह बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है आगे। वो कहता है हिज ग्रैंडफादर वाज बोर्न इन इंग्लैंड एंड हिज ग्रैंडमदर वाज बोर्न इन साउथ अफ्रीका। The parents of Mr. J, along with Mr. J, took the citizenship of England in 1900 and 1995. Mr. J is, याद रखिएगा, Citizenship Act 1955 ये बात बोलता है कि a person, a individual cannot be a citizen of 2 countries. अगर वो व्यक्ति इंग्लैंड का सिटीजन है तो बाय डिफॉल्ट वो इंडिया का सिटीजन नहीं हो सकता है। इंडिया डज नॉट अलाउ ड्यूल सिटीजनशिप। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जे इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। साथ साथ में मेरे बेटा एक बात को और ध्यान रखिएगा, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए हमारे पास सेक्शन आता है 115C क्लॉज ई, और 115C क्लॉज ई कहता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उस केस में माना जाएगा जब उसका बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, या फादर का बर्थ या मदर का बर्थ, या दादा का या दादी का या नाना का या नानी का, अगर इनमें से किसी एक का बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ तो ये इंडिविजुअल बन जाएगा एज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब क्योंकि किसी का भी बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में नहीं हुआ, इस वजह से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है।
तो मेरे बेटा दो ऑप्शन हमने खत्म कर दिए, एक ये सिटीजन नहीं है, दूसरा ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। तो इसका मतलब ये फिर विदेश का, फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, ही इज अ फॉरेन नेशनल। तो आंसर विल बिकम दैट ही इज अ फॉरेन नेशनल। क्वेश्चन नंबर 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10, Mr. J has an agriculture land in Delhi and which he has sold and has earned the gains of 10 लाख रुपए। मेरे बेटा याद रखिएगा, एग्रीकल्चर लैंड इन दिल्ली, एग्रीकल्चर लैंड इन दिल्ली का मतलब है कि दिस इज हिज कैपिटल एसेट। सेक्शन 2 क्लॉज 14 डिफाइन करता है कैपिटल एसेट को। एग्रीकल्चर लैंड इन द अर्बन एरिया इज अ कैपिटल एसेट, तो दिस इज अ कैपिटल एसेट। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, Mr. J has an agriculture land in Delhi which he has sold and has earned the gains of 10 lakh रुपए. This is his. Point 1, agriculture income? No way. Income from salary? No way. Income from capital gains? Yes, yes, yes. Income from other sources? No way. तो answer is income of capital gains. क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, कहता है बहुत आसान से, A person holds shares in ABC Limited, which is an Indian company. एक व्यक्ति है, एक इंडियन कंपनी के अंदर उसने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। And the company is engaged in the agriculture operation. उस कंपनी का काम खेती बाड़ी का है, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस का है। The person has received dividend of 12,000 रुपए। उस व्यक्ति को डिविडेंड मिल रहा है 12,000 रुपए का, बहुत अच्छी बात। डिविडेंड का पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 में। आगे बढ़ते हैं, he has claimed this as his agriculture income, discuss whether it is। अरे बाबा रे, वो व्यक्ति कहता है कि साहब क्योंकि कंपनी का काम एग्रीकल्चर एक्टिविटी का है, इस वजह से मेरे को जो 12,000 रुपए मिल रहा है वो मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम है। क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये बात 100% गलत है। जो भी मुनाफा कंपनी कमाएगी वो मुनाफा कंपनी के लिए उसकी एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन एट द सेम टाइम जो पैसा ये कमा रहा है ये उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। ये उसके लिए नॉर्मल डिविडेंड्स की इनकम है जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 में एग्जेम्प्ट होगा ऑन द अजम्पशन कि इसका एग्रीगेट डिविडेंड 10 लाख रुपए से कम का है। सो दिस इज एग्जेम्प्ट एज अ डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34। हालांकि सेक्शंस की जरूरत नहीं है, मैं स्टिल आपको सेक्शंस यहां पे बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 पे जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, Mr. J, an individual, has borrowed a sum of 10 लाख रुपए on 1st of April 2018 at 18% per annum from State Bank of India. Mr. J in this case should deduct tax on the payment of interest which amounts to, भाई साहब कर ही नहीं सकता। सेक्शन 196 बड़ा साफ सुथरा सेक्शन है और सेक्शन 196 बताता है कि अगर आप कोई पैसा दे रहे हैं सरकार को, अगर आप पैसा दे रहे हैं बैंक को, इंश्योरेंस कंपनी को, तो आप कभी उसके ऊपर टीडीएस अप्लाई नहीं कर सकते। सेक्शन 196 में यह बात कही गई है, मेरे शोल्डर पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है मैंने सेक्शन 196। तो इसका आंसर होगा 0। ही कैन नॉट डिडक्ट एनी अमाउंट ऑफ टैक्स बिकॉज द इंटरेस्ट इज बीइंग पेड टू द बैंक। क्वेश्चन नंबर 2 करूं, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 2 नंबर का है, 13, 14, 15 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से कीजिएगा, मजेदार क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% एज ऑन 1 अप्रैल 2018 इस 3,20,000 रुपए। ओपनिंग WDV दिया हुआ है 3,20,000 रुपए का। अ सेकेंड हैंड मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 रुपए वाज एक्वायर्ड ऑन सितंबर 2018। बेटा सेकेंड हैंड मशीनरी है, दैट मींस इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल ही नहीं सकता है। बट इट वाज पुट टू यूज ऑन 1 नवंबर 2018। खरीदा था सितंबर में, यूज करना स्टार्ट किया नवंबर में। मेरे बच्चे सब याद रखिएगा, मैंने अपनी क्लास के अंदर बहुत साफ सुथरे तरीके से तारीख लिखवाई थी 3 अक्टूबर की। अगर आपने एसेट परचेज किया इस साल और इसी साल उसको पुट टू यूज कर दिया और वो पुट टू यूज 3 अक्टूबर या 3 अक्टूबर से पहले का है तो फुल डेप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन अगर वो पुट टू यूज 3 अक्टूबर के बाद का है, दैट मींस 4 अक्टूबर या 4 अक्टूबर के बाद का है, तो फिर आधा डेप्रिसिएशन मिलता है। यहां पे क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि उसने सितंबर में परचेज किया और पुट टू यूज किया नवंबर में। मेरे बेटा सितंबर में परचेज करके नवंबर में पुट टू यूज करोगे तो आपको पूरा डेप्रिसिएशन मिल ही नहीं सकता, आपको आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है आगे। वो कहता है
that part of the block was sold for 2 लाख रुपए in जनवरी 2019। जनवरी 2019 में उसने 2 लाख का मशीन बेचा भी है। The depreciation for the assessment year 19-20 that is previous year 18-19 shall be, मैं यहां पे उसका सोल्यूशन कर देता हूं। भाई साहब हमारे पास ओपनिंग WDV गिवन है 3,20,000 रुपए का, परचेज किया था कितने का, परचेज किया था 50,000 रुपए का, बेचा कितने का है जी, बेचा है 2 लाख रुपए का, तो मैं 2 लाख यहां से लेस कर देता हूं, तो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द ब्लॉक कितना आएगा, 320 जमा 50 370, 370 माइनस 2 लाख इज 1,70,000। तो आपने इस 1,70,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। नाउ स्टूडेंट्स मेरे से अक्सर ये बात पूछते हैं, रादर कई बार तो ऐसा होता है कि उनके पूछने से पहले मैं उनको बता देता हूं कि साहब जब कोई एसेट बेचा गया तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसेट बेचा, जो 50,000 रुपए वाला खरीदा क्या ये बेच दिया। नाउ बी केयरफुल, बात को ध्यान से सुनना। एग्जामिनर आपको हमेशा बताएगा कि कौन सा एसेट बेचा। अगर आपको एग्जामिनर नहीं बता रहा, जैसे इस एग्जांपल में एग्जामिनर नहीं बता रहा, अगर एग्जामिनर आपको यह बात नहीं बता रहा कि कौन सा एसेट बेचा, तो आप फीफो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मींस जो सबसे पुराना एसेट है, हमने सबसे पहले उस एसेट को बेचा, ये आप अज्यूम करके चलेंगे। और मेरे बेटा इसी अजम्पशन के हिसाब से जो आपने 2 लाख का एसेट बेचा है वो कौन सा है, जो ओपनिंग में आपके पास 3,20,000 का था, आपने इसमें से आपने बेचा होगा। फीफो मेथड यही बात बोलता है। अब इस 1,70,000 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से 50,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, आधा 7.5% का, और बाकी बचा हुआ 1,20,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा पूरा 15% का। 50,000 का 7.5% कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 का 7.5% कैलकुलेट किया मैंने, तो आया 3,750 रुपए, 3,750। 1,20,000 का 15% कैलकुलेट किया तो भाई 18,000 पे, 18,000 प्लस 3,750 दोनों को ऐड कर दिए तो मेरे पास टोटल आ गया 18 और 3 21, तो आंसर आएगा मेरा 21,750 रुपए का। लो जी 21,750 का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दैट सैलरी ऑफ मिस्टर जे इज 10,000 रुपए पर मंथ। मिस्टर जे हैड टेकन अ सैलरी इन एडवांस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018 टू जून 2018 इन मार्च 2018 इटसेल्फ। The gross salary and the taxable salary of Mr. J for the assessment year 19-20 previous year 18-19 shall be। सुनो, ये क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट 1 में भी दिया हुआ है। मॉक टेस्ट 1 के अंदर 1 नंबर का दिया हुआ है, यहां पे मैंने 2 नंबर में कवर कर दिया। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जनरली इस किताब के अंदर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, इक्का दुक्का कोई एक्सेप्शनल केस बन जाए तो बन जाए, जैसे ये। नाउ बी केयरफुल, यहां पे ग्रॉस सैलरी भी निकालनी है, टैक्सेबल सैलरी भी निकालनी है, 2 चीजें निकालनी है। क्योंकि 2 चीजें निकालनी है इस वजह से इसकी वेटेज 2 नंबर की है। नाउ ग्रॉस सैलरी याद रखिएगा, 3 महीने अप्रैल मई जून 3 महीने की सैलरी ऑलरेडी वो पिछले साल एडवांस में रिसीव कर चुका है। सेक्शन 15 के मुताबिक ऑलरेडी वो पिछले साल टैक्सेबल हो चुका होगा। इस साल आप सिर्फ 9 महीने की सैलरी को टैक्सेबल करेंगे, 3 महीने को छोड़ के। 10,000 इंटू 9 इस 90,000 रुपए, ग्रॉस सैलरी इस 90,000। 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 90,000 की ग्रॉस सैलरी और 50,000 रुपए का आपका 50,000 रुपए का आपका टैक्सेबल सैलरी। सो आंसर क्या होगा, आंसर होगा भाई डी 90,000 एंड 50,000। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अ कंपनी इज एंगेज्ड इन द रियल एस्टेट बिजनेस एंड कंडक्टेड अ लकी ड्रॉ एंड गेव अ मारुति कार टू अ प्राइज विनर। द TDS shall be deducted under section dash at the rate of dash। मेरे बेटा एग्जामिनर यहां पे ये कह रहा है कि एक कंपनी है जिसने लकी ड्रॉ किया और लकी ड्रॉ में विनर को उसने कार दी है। अब कार के केस में या कोई भी ऐसा इनकम जो काइंड में होती है उस केस में TDS कैसे होगा, जरा लॉजिकली और कॉमन सेंस की बात करते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए कि कंपनी ने कहा कि साहब हम आपको कार दे रहे हैं एज अ प्राइस, लेकिन TDS करना है तो हम चारों टायर उतार के रख लेते हैं, ये TDS हो गया, अब आप कार ले जाओ घर पे। क्या TDS ऐसे होगा? कॉमन सेंस यूज करो, आंसर इज नो। तो भाई फिर TDS कैसे होगा? इसका तरीका है बड़ा सिंपल सा। तरीका ये है कि कार की कीमत देखेंगे कितनी है। चलो मान लेते हैं कार की कीमत है 5 लाख रुपए।
5 लाख का 30%, 194B के हिसाब से 30% 1.5 लाख रुपए। तो विनर को कहा जाएगा कि भाई पहले 1.5 लाख रुपए का पैसा जमा करवा दे और उसके बाद कार रिलीज की जाएगी। और अगर विनर 1.5 लाख रुपए जमा नहीं करवा रहा टैक्स का, तो कार रिलीज नहीं की जाएगी। यह तरीका है काम करने का। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी विनिंग काइंड में और कैश में दोनों में है, तो टीडीएस का पैसा पहले कैश में से कट होगा और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो काइंड वाला प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो यहां पे आंसर जो हमारे पास आता है वो आता है 194B सेक्शन में 30% का टीडीएस कटेगा। 18 नंबर के क्वेश्चन इनकम टैक्स में कवर कर लिए। अब हम लोग जीएसटी पे जा रहे हैं, जो कि 12 नंबर का आपको कवरिंग देगा। ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फिल पार्ट ए ऑफ द फॉर्म जीएसटी EWB1 EWB is e-way bill 1 in case of transportation of goods through an e-commerce operator। मेरे बेटा ई-कॉमर्स ऑपरेटर के केस में जो हमारा ई-वे बिल है वो कहता है कि जो कंसाइनर है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकता है और जो ई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, वो भी कर सकता है। तो दोनों में से कोई भी कर सकता है। इस वजह से 2 करेक्ट आंसर यहां पे हो सकते हैं हमारे। देखते हैं इन्होंने ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन ए कंसाइनर, बिल्कुल ठीक है, वो कर सकता है। पॉइंट बी, ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन द ऑथराइजेशन ऑफ द कंसाइनर, हां ये भी कर सकता है। तो आंसर सी होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, मिस्टर जे सेल्स गुड्स टू मिस्टर डी फॉर द अमाउंट ऑफ 20,000 रुपए ऑन 1 सितंबर 2018 एंड अलाउज हिम अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 15 डेज। Post that a penalty of 10 rupees per day shall be levied on the same। तो 15 दिन की उधारी अलाउ कर दी और 15 दिन के बाद अगर लेट हो गया तो 10 रुपए पर डे की पेनल्टी चार्ज होगी। मिस्टर डी मेक्स अ पेमेंट ऑफ 20,000 रुपए ऑन 30th of April। याद रखिएगा 30 अप्रैल का मतलब हो गया वो 15 दिन के लिए लेट था। एक दिन का अमाउंट है 10 रुपए, तो 150 रुपए की पेनल्टी लगेगी। आगे बढ़ते हैं। वो कहता है, मिस्टर डी मेक्स अ पेमेंट ऑफ 20,000 रुपए ऑन 30th of April 2018 एंड मिस्टर जे हैज एग्रीड टू वेव ऑफ हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। तो 150 रुपए का आधा, दैट इज 75 रुपए वेव ऑफ हो जाएगा और 75 रुपए की पेनल्टी चार्ज होगी। वो कहता है आगे, व्हाट शैल बी द वैल्यू एट विच द टैक्स शैल बी लेविड। कौन से वैल्यू के ऊपर आपने टैक्स लगाना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर हम लोगों ने किया था, वहां पे हम लोगों ने सीखा था कि गुड्स की वैल्यू और पेनल्टी का अमाउंट दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करने के बाद जो फिगर आएगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। तो आंसर इज 20,000, आंसर इज 20,075 रुपीज। इस 20,075 रुपीज के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। आंसर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ जी, सी इज द करेक्ट आंसर। इसके ऊपर आपने जीएसटी चार्ज करना है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है 18 नंबर का क्वेश्चन मेरे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एब्सोल्यूट एग्जम्पशन। मेरे बेटा याद रखिएगा, एब्सोल्यूट एग्जम्पशन का मतलब होता है ऐसा एग्जम्पशन जो कि हर व्यक्ति को मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। ये ऐसी चीजें हैं जो डे टू डे यूज में आती हैं। उदाहरण के तौर पे फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स, उदाहरण के तौर पे दूध और दूध से बनी हुई चीजें, बिंदी सिंदूर, उनके बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेशनल फ्लैग के बारे में बात कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे गिने चुने गुड्स हैं जिनके ऊपर एब्सोल्यूट अनकंडीशनल एग्जम्पशन मिलता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेलर, इररिस्पेक्टिव ऑफ परचेजर, हर बार एग्जम्पशन दिया जाएगा। सो आंसर क्या है भाई इसका? आंसर है कि एब्सोल्यूट एग्जम्पशन का मतलब होता है एग्जम्पशन विदाउट एनी कंडीशन। तो आंसर 18 का है सी पार्ट। 19 पर आएगा। 19 क्या कहता है? कहता है a separate bill of supply is not necessary if the value of goods or services supplied is less than 200 rupees dash। मेरे बेटा 200 रुपए वाला कंसेप्ट याद रखना। 200 रुपए वाला कंसेप्ट ये कहता है कि अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू 200 से कम है तो उस केस में कंसोलिडेटेड इनवॉइस, पूरे दिन का कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू किया जा सकता है। लेकिन अगर उस बीच में कोई भी रेसिपिएंट डिमांड कर लेता है इनवॉइस तो उसको अलग से इनवॉइस देना पड़ेगा।
यही तो कंसेप्ट था हमारे पास इनवॉइस का 200 रुपए वाला। अब उसी कंसेप्ट को यहां पे यूज करके देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है अनलेस, तो दैट मींस 200 रुपए से कम है तो इनवॉइस नहीं देना जब तक, पॉइंट नंबर ए, अनलेस द रिसिपिएंट डिमांड सच बिल। ऑब्वियसली यस, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर रिसिपिएंट ने आपसे बिल मांग लिया, इनवॉइस मांग लिया, तो देना पड़ेगा, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, चाहे कीमत 200 रुपए से कम हो। 20 नंबर पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चन है तो 20 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज रिक्वायर्ड डैश फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। मेरे बेटा टैक्स आप पे करोगे उसके बाद ही रिटर्न सबमिट होती है, तो द आंसर इज द पेमेंट ऑफ टैक्सेस हैज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ या बिफोर फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न। सो आंसर शुड बी डी, बिफोर और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ रहे हैं, पूछ रहा है एग्जामिनर, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ द टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड बाय द बैंक। तो सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 हमें बताता है कि साहब आपने 45 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इश्यू करना है बैंकिंग के केस में और इंश्योरेंस सेक्टर के केस में। 22, in case of over the counter payment, that is OTC of the tax deposit up to dash by cash, check or demand draft। मेरे बेटा OTC, ओवर द काउंटर आप कैश में पैसा जमा करवा सकते हैं, चेक वगैरह दे सकते हैं, उसकी लिमिट है 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए की लिमिट पर चालान पर टैक्स पीरियड रखी गई है। तो इस वजह से 10,000 रुपए की आगे भी 2 चीजें हैं, पर चालान पर टैक्स पीरियड। तो देख लेना आंसर क्या आ रहा है। 10,000 रुपए पर डे गलत है, 10,000 रुपए पर चालान गलत है, 10,000 रुपए पर चालान पर डे ये भी गलत है, 10,000 रुपए पर चालान पर टैक्स पीरियड। आंसर इज यस, ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है, डी। क्वेश्चन 23 देखिएगा, मिस्टर जे इज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो इंडिया में आ रहा है अपने काम धंधे के लिए। Mr. J is a non-resident taxable person and has brought goods from China for trade fair to be organized in Delhi। तो चाइना से वो सामान लेके आया है दिल्ली में। At the airport, दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर he has paid custom duty दिया and he has paid IGST। Will he get credit of IGST paid? Answer is yes, इसमें कोई बात ही नहीं है। जो उसने IGST पे किया है कस्टम ड्यूटी के साथ में, उस IGST का डेफिनेटली वो ITC क्लेम कर सकता है। आखिरी के 2 क्वेश्चंस पे आ रहे हैं हम लोग। कहता है मेसर्स जीजीसी लिमिटेड, मेरी कंपनी का नाम है जीजीसी ज्ञान गुरुकुल लिमिटेड। जीजीसी लिमिटेड हैज मेड सर्टेन गिफ्ट्स टू इट्स एम्प्लॉइज एज, अपने एम्प्लॉइज को गिफ्ट कर रहे हैं। याद रखना सप्लाई के चैप्टर में किया था, अगर आप अपने एम्प्लॉय को कुछ पैसा दे रहे हैं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होने की वजह से वो आ जाता है नेगेटिव लिस्ट में और जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इसका एक्सेप्शनल केस है। अगर आप अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहे हो और गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उसे सप्लाई माना जाएगा, उसके बाद जीएसटी चार्ज होगा। जरा देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। यहां कहता है कि पारेश को दिया 50,000 के बराबर, 50,000 के बराबर है, पारेश को दे रहे हैं, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। नकुल को दिया 47,000 रुपए, 50,000 से कम है तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा। शिफाली को दिया 57,000 रुपए का, शिफाली के लिए वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी कौन से अमाउंट के ऊपर लगेगा? जीएसटी ओनली 3 पे लगेगा मेरे बेटा। सिर्फ शिफाली को जो गिफ्ट दिया उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बाकी के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। आखिरी क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट का हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कैलकुलेट द टैक्स टू बी पेड बाय मिस्टर ए, अ कंपोजिशन डीलर हु इज इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग ऑफ गारमेंट्स। मेरे बच्चे याद रखिएगा, हम लोग सेक्शन नंबर 10 की बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम में। ट्रेडर है, ट्रेडर के लिए रेट लगता है 1% का, आधा % CGST, आधा % SGST। ये 1% किसका? ध्यान से पढ़ते हैं क्या कहता है। वो कह रहा है कि माल खरीदा था 3 लाख रुपए का इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑफ 45,000 रुपए। जो माल बेचा है उस माल को बेचने की कॉस्ट है 7 लाख रुपए और जो माल बेचा उसका इनवॉइस वैल्यू है 9 लाख रुपए। तो याद रखिएगा 1% आपने कैलकुलेट करना है 9 लाख रुपए का। 1% ऑफ 9 लाख रुपए कम्स टू 9,000 रुपए। तो जीएसटी का अमाउंट इज 9,000 रुपए। मेरे पीछे छुप गया, सॉरी मेरे पीछे छुप गया था, मैंने अब यहां पे आपको ये दिखा दिया है। लो जी, तो 9,000 रुपए का जीएसटी देना पड़ेगा। 9,000 रुपए का जीएसटी आप पे करेंगे
कंपोजिशन डीलर के तौर पे, तो आपका आंसर यहां पे आ जाता है सी। लो मेरे बच्चे, यहां जाके आपका ये मॉक टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है और वादे अनुसार मैं रोज आपके सामने आता रहूंगा और सारे मॉक टेस्ट करता रहूंगा। ये मॉक टेस्ट की किताब का कवर ये न्यू सिलेबस की किताब है। पुराने सिलेबस की किताब हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट के पास ये किताब नहीं है, अपने शहर में परचेज कर लीजिए। अगर आपके शहर में ये किताब अवेलेबल नहीं है तो हमें बताइएगा, हम आपको कोरियर कर देंगे। आप हमें कैसे बताएंगे? आप हमें बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहां पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज ये मोबाइल नंबर, मेरे नीचे आपको ये मोबाइल नंबर दिख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, आप इस मोबाइल नंबर पे हमें कांटेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और डेफिनेटली विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। टिल द टाइम आई मीट यू टुमारो, बाय बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू एवरीबॉडी एंड आई होप आप ये एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय।